नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक नई टेस्ट सीरीज हम लोग लाने जा रहे हैं। अब होगा अंतिम प्रहार, ठीक है ना। किसी ने सही भी कहा हुआ है, जो हार मानते हैं वो इतिहास बनते हैं और जो डटे रहते हैं वो इतिहास बदलते हैं, है ना। इस वाक्य को हम लोग अब सही साबित करने वाले हैं और अपने इस टेस्ट सीरीज में ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो हमारे वीडियोस देखे हैं उनको पूर्ण रूप से अगर फॉलो कर लेंगे तो भी चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी एग्जाम को लेकर के। लेकिन आज की जो टेस्ट सीरीजें हैं, अब ये जो 3 से 4 दिन चलने वाली हैं, इनको आप लोग अगर सही ढंग से देखते हैं तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा वहाँ पर जब आप एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे वो आपको क्वेश्चन ये लगे कि ये हमें नहीं आएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आप लोगों को वादा है। और ये हमारे जो YouTube चैनल मंजूर करियर पॉइंट का भी आप लोगों को एक वादे के रूप में बात आपको कही जा रहा हूं मैं। आप लोग केवल और केवल ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चलने जा रही है, इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए। चलते हैं हम लोग ज़्यादा अपना समय ना बिताते हुए, फालतू की बातों को ना करते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। चलते हैं अपने जो आपके क्वेश्चन हैं उन पर। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। हम लोग अब ITI का जो इतिहास है उसमें से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें से कहा जा रहा है इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। आपको इसी प्रकार से बने हुए क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। बस इन क्वेश्चनों को आप लोग पढ़िए, है ना। लेकिन आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है क्वेश्चन में, बाकी आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। उसको हम लोग जानते हैं कि प्रणाली हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी मौलिक और व्युत्पन्न, है ना। मौलिक और व्युत्पन्न। हम ये भी जानते हैं इकाइयों को हम लोग कितनी प्रणालियों में विभाजित करके रखे हैं, तो वो हैं आपके 4। कौन कौन से? आपकी एक होती है MKS प्रणाली, है ना, CGS प्रणाली, PS प्रणाली, और एक होती है SI प्रणाली, है ना। इन प्रणालियों में हमने इनको डिवाइड करके रखा हुआ है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से मूलभूत इकाइयों कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूलभूत इकाइयों से संबंधित है। मूलभूत इकाइयों का मतलब ये है, आपका जब हम लोग MKS प्रणाली और CGS प्रणाली और PS प्रणाली की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम मोस्टली 3 चीज़ों में बात करते हैं। वो एक होता है लंबाई मापन, और एक होता है दूरी मापन, और दूरी मापन कमा एक होता है आपका समय मापन, और एक होता है द्रव्यमान मापन, है ना। दूरी, द्रव्यमान, दूरी और समय, ये 3 चीजों को मापते हैं हम लोग। इन्हीं की जो हमारी जो मात्रक है वही हमारी ये मूल राशियां हैं। इन्हीं मूल राशियों को मापने के लिए हम जिन मात्रकों का प्रयोग कर रहे हैं वही हमारे मूलभूत मात्रक कहलाते हैं। उनमें से ऑप्शन नंबर 1 में दिया जा रहा है आपका लंबाई, मान और आयतन। नहीं, ये चीजें नहीं है। हमने जब आपको बताया है लंबाई द्रव्यमान होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा आपका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये चीजें हैं आपकी, है ना। इन्हीं तीनों चीजों को आपका मेनली मूलभूत इकाइयों में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही राइट आंसर होगा, है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। MKS प्रणाली में यम अक्षर का क्या दर्शाता है। यहाँ पर MKS प्रणाली का फुल फॉर्म के रूप में आप लोग देखे भी हैं। MKS में से यम का मतलब क्या होता है, K का मतलब क्या होता है, यस का मतलब क्या होता है, हम लोग सभी के बारे में जान लेते हैं। यम का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और यस का मतलब सेकेंड होता है। फिलहाल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है यम, के और यल, है ना। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है यम का मतलब, तो यम का मतलब क्या है, वो है मीटर। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होता है आपका। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं।
एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक इंच में आपके जो सेंटीमीटर होते हैं 2.54 आपका सेंटीमीटर होता है। और आपकी जबकि एक इंच में mm की बात आती है तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है और 25.4 mm होता है एक इंच में। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, है ना। यहां पर जो आपसे कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है 0.00659 को किस में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए जो इसमें से दशमलव लगा हुआ है इसको हमको हटाना है। अगर हम दशमलव हटाते हैं तो वहां पर क्या होगा हमारे परिवर्तन? तो हम लोग इतना जानते हैं, दशमलव हटा देने के बाद हमें उसी संख्या का काउंटिंग करके उतने ही नीचे जीरो बढ़ा देना होता है ना। यहाँ पर लिखते क्या हैं? यहाँ पर लिखेंगे 659 और हमने काउंट किया दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 के बाद 6 जीरो लिख देंगे। ठीक है ना। और ये हमारा एक दशमलव भिन्न के रूप में जो संख्या दी गई थी वो एक साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित हो चुकी है ना। ये हमारी एक साधारण भिन्न के रूप में संख्या परिवर्तित हो गई है। और ये हमें ऑप्शन नंबर किस में से मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है 729 का वर्गमूल क्या होता है? जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी कहा था कि 1 से लेकर के 30 तक के अंकों का स्क्वायर आप सभी लोगों को लर्न हो जाने चाहिए, वो आपके हमेशा उपयोग में आते रहेंगे। उसी क्रम में ये भी संख्या आती है 529 जो है ये आपकी संख्या 23 का स्क्वायर होता है ना। 529 किसका स्क्वायर होता है? तो ये हमारे 23 का स्क्वायर होता है। अगर जिसको नहीं भी आ रहा था वो इसका स्क्वायर रूट लेना हमने बता रखा है भाग विधि से, या फिर आप गुणनखंड विधि से करके निकाल सकते थे। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग। अगला एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ये आपकी एक दशमलव भिन्न के रूप में संख्या दी गई है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। आप लोगों को हमने जब पढ़ाया था उसमें से बताया भी है, जब कहीं पर प्रतिशत हटाते हैं तो वहां पर 100 का डिवाइड देते हैं, और जब कहीं पर प्रतिशत ऐड करते हैं यानी कि लगाते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसा कि आपके इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है 0.456, हमने कहा इस दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो, यानी कि इसमें से प्रतिशत आपको लगाना है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद जो हमको संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? परसेंटेज में हो जाएगी, है ना। हम लोग इसको चेंज करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 45.6%। ठीक है। और ये संख्या हमको कहाँ मिल रही है? ऑप्शन नंबर 1 में दी जा रही है। ठीक है ना। 45.6%। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 0.01 का वर्गमूल क्या होगा? 0.01 का वर्गमूल आप जब भी निकालते हैं, वैसे आप सभी लोगों को पता भी होता है, अगर 0.01 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो आप लोग इसमें हमेशा इसकी संख्या क्या आती है? इससे बड़ी आती है। वो भी हम लोग करके देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है? 0.01 लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग साधारण भिन्न के रूप में तोड़े तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 0.1/100, है ना। अब हम अगर यही लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/100, है ना। 1/100 हो जाएगा। और 1/100 का अगर हम रूट निकालना चाहें तो 1 का रूट हमेशा क्या आ जाएगा? लिखा होगा 1/100, और टोटल में इसमें से अगर रूट लगा दें तो 1 का रूट कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। और अगर 100 का रूट निकालें तो कितना आएगा? 100 का रूट आपका आ जाएगा 10, यानी कि इसका जो रूट वैल्यू आया वो कितना आया? 0.1 आया। ठीक है ना। ये इसका आंसर होता है। आप लोग डायरेक्टली भी करना चाहते तब भी ये जान रहे थे 0.1 लिखा हुआ है, इसका रूट वैल्यू हमेशा कितना आना था? तो वो आना था आपको 0.1 आना था। ठीक है ना। ये आपका आंसर रहेगा
ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो पीतल में होता है लोहा, ब्रोंज धातु में होता है, जिंक में होता है, या लोहा धातु में होता है, यानी कि फोर्थ मेटल में होता है। तो आपको सबको पता है, जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सामग्री में से लोहा किसमें से होता है, और फिर भी जब ऑप्शन में दिया जा रहा है कि लोहा धातु में लोहा होता है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4 बनता है, और ये आपका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? अगर किसी वस्तु में से पदार्थ की मात्रा निहित है तो उसे हम लोग द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? जैसा कि हम पिछली क्लासों में आप लोगों को बता रखे हैं कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है, तो घनत्व इक्वल टू या बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है ना। या हम इसको लिखते हैं D इक्वल टू यम अपान V, ठीक है। और इसमें से अगर इसका हम लोग यूनिट भी निकालना चाहें तो हो जाता है क्या, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो जो ऊष्मा है उसका एसआई इकाई जूल होता है। वो क्यों होता है? ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। हमने आप लोगों को बता रखा है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, वो चाहे आपका स्थितिज ऊर्जा हो, या आपका गतिज ऊर्जा हो, या आपका ऊष्मीय ऊर्जा हो, या प्रकाशीय ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सभी का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक आपका जूल होता है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? आप सभी लोगों को ये चीज तो बिल्कुल लर्न हो चुकी होगी कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है। क्योंकि इस पर आधारित हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं जहां पर हमको बार बार ये चीज लिखनी पड़ती थी कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। और इस क्वेश्चन का जो आप आंसर है वो आंसर नंबर 4 में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, और ये हमारा राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? यानी कि पानी का क्वथनांक यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, और सभी को पता है पानी का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है ना। 100 अंश सेल्सियस इसका पानी का क्वथनांक होता है। नीचे दिया जा रहा है 212 अंश सेंटीग्रेड। ये 212 डिग्री अंश सेंटीग्रेड में नहीं होता है, 212 फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है ना। 0 अंश किसका क्या होता है, ये इसका क्या होता है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 0 अंश सेंटीग्रेड पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये हम सभी लोगों को पता है। और इस क्वेश्चन का आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 3, 100 डिग्री अंश सेंटीग्रेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है? वर्ग की बात की जा रही है। हम सभी लोग जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में से बराबर होती हैं। अगर वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो आपसे कहा जा रहा है जिसका क्षेत्रफल इतना है। अगर ये वर्ग है और इसका हम लोगों को क्षेत्रफल पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू दी जा रही है कितनी है, तो 625 दी जा रही है। तो अब हमको a की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जब a की वैल्यू हमको पता चल गई है कितनी होती है, 25 होती है, तो हम लोग यहाँ से आपसे कहा जा रहा है भुजा क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया जा रहा है 25 होगा। आप सभी लोगों को हमने जैसा कहा है, इस बार ITI का इतिहास आप लोग बदलना है। 90% से ऊपर नंबर आप सभी लोगों को लेके आने हैं, ठीक है ना। हम लोग लगातार इस पर मेहनत करेंगे और ये हमारा जरूर लक्ष्य पूरा होगा, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है? अगर हमारी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो उस आयत का परिमाप क्या होगा? अगर
ये आपका आयत रहा होगा और ये आपकी लंबाइयां हैं, है ना, कितनी 20 सेंटीमीटर लंबाई, सॉरी यहाँ पर आपके जो आयत है इसमें से चौड़ाई इसकी ज़्यादा बताई गई हुई है और जो आपकी लंबाई है वो कम बताई गई हुई है ना। मानते हैं ये हमारी चौड़ाई है वो भी कितनी दी जा रही है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई जो हमारी दी जा रही है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा जा रहा है परिमाप बताइए, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 38, 2 गुणे 38, और 38 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का लीवर होता है उसमें आपका आता है सीजर, ठीक है ना, कैंची जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सीजर होती है वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, कॉमन बैलेंस सीजर का एक पेयर। सीजर आपका जो है वो किस में आता है, वो फर्स्ट लीवर के अंतर्गत आता है। जो आपका ह्यूमन 4 आर्म होता है ये किस उसमें आता है, तो ये द्वितीय ऑर्डर लीवर में आती है। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होता है। और ये क्वेश्चन भी आपका, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये आपकी क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। हम आपको बार बार ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को अगर आप करते हैं तो ये आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इनको आप लोग बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।